Good afternoon, students. Today we are going to start with the remaining part of the poem Dover Beach by Matthew Arnold. As we have seen earlier कि आर्नल्ड जो है किस तरह से वो आपको बता रहे हैं कि जो पोएम है उसके अंदर उन्होंने बताया है कि कैसे हम एक दूसरे के साथ एक दूसरे पर विश्वास रख के इस वर्ल्ड में सरवाइव कर सकते हैं. We start with these lines. Sophocles long ago heard it on the Aegean, and it brought into his mind the turbid ebb and flow of human misery. We find also in the sound a thought, hearing it by this distant northern sea. Second stanza जो है, it's a very shorter stanza than the first stanza, and it relates the world in which the two characters are in to the larger picture of history. यहाँ पोइट बता रहे हैं कि लॉन्ग अगो बैक सोफोक्लीज ने भी इसी साउंड को सुना था, साउंड ऑफ मिजरी, साउंड ऑफ ह्यूमैनिटी एंड रैप्ड इन मिजरी. यानी वो साउंड जो कि हमें बताता है कि जो चिरकाल से जो ह्यूमैनिटी है वो इसी दुख में, दर्द में जो है डूबी हुई है, लाइक दैट. तो ये जो सोफोक्लीज जो कि एक ग्रीक ड्रामेटिस्ट हैं, उन्होंने एजीनियन ग्रीक के लिए आया है. तो वहाँ एजीनियन सी कोस्ट पे खड़े होकर उन्होंने इसी बारे में बात की थी. एंड ही वॉज स्टैंडिंग ऑन द कोस्ट ऑफ एजीनियन सी, और वहाँ उन्होंने वो जो रोरिंग साउंड ऑफ एब एंड फ्लो ऑफ द सी वेव्स को जब सुना तो जैसा उन्होंने फील किया, उन्होंने ये कहा कि जो ह्यूमैनिटी है दैट इज़ फुल ऑफ मिजरी, ह्यूमन मिजरी की उन्होंने बात की है. सिमिलर बात यहाँ आर्नल्ड इस पोएम के थ्रू कर रहे हैं कि इट टू ब्रॉट टू हिज माइंड द फीलिंग्स ऑफ ह्यूमन मिजरी एंड हाउ दीज इमोशंस एब एंड फ्लो. तो जैसा आर्नल्ड फील कर रहे हैं बिल्कुल वैसा ही सिमिलर सोफोक्लीज ने फील किया था while he was standing on that seashore. Sophocles, who penned the play Antigone, is one of the best known dramatic writers of ancient Greece. Sophocles इन्होंने ये प्ले लिखा था एंटीगोन, और ये एंशियंट ग्रीस में, प्राचीन ग्रीक राज्य में, ये वहाँ के बहुत ही प्रसिद्ध नाटककारों में से माने जाते हैं. एंड आर्नल्ड इज़ होपिंग टू ब्रिंग टू द रीडर्स अटेंशन यूनिवर्सल एक्सपीरियंस ऑफ मिजरी. सोफोक्लीज का डिस्क्रिप्शन वो यहाँ क्यों कर रहे हैं, क्यों उन्होंने सोफोक्लीज का एग्जाम्पल लिया है, जस्ट ये बताने के लिए कि ये एक यूनिवर्सल आस्पेक्ट है. ह्यूमन मिजरी की बात सभी लोगों ने की है, पहले भी लोग कर चुके हैं, और आज भी जो है रियलिटी यही है दैट वी कांट एस्केप दैट थिंग. ह्यूमन मिजरी से लोगों को गुजरना पड़ता है, और ये ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी सच्चाई है. सो what he wants to say is that throughout time have lived with this, people have gone through this human misery long time back also, and right now in this stanza, in this poem, he is talking about in the Dover beach. He says that he returns with a return to the present. Narrator states that we too are finding these same emotions in the sound of the sea, sound of that misery which comes with the ebb and flow of sea water. And he says that man becomes very miserable, although very miserable because of his miseries. और जब आप समुद्र किनारे खड़े होकर उस एब और फ्लो को देखते हो, किस तरह से पानी जो है वो समुद्र का पानी जो है तेज़ी के साथ बाहर आता है, और किस तरह से वो फिर
तेज़ी के साथ लहरों के साथ वापस लौट जाता है। तो जब हम ये फ़्लो देखते हैं तो ये फ़्लो हमें क्या रिमाइंड कराता है? फ़्लो ऑफ मिजरीज़। ओके, एंड उसे लगता है कि ये जो एब और फ्लो ऑफ वाटर है या एब एंड फ्लो ऑफ लाइफ है, ये मिजरीज से भरा हुआ है और ये कभी भी इसका अंत नहीं होगा। दैट मीन्स दैट वी आर गोइंग टू एक्सपीरियंस दैट मिजरी इन आवर होल लाइफ। थोड़े थोड़े इंटरवल्स पे हमें इस मिजरी को फील करना पड़ेगा, से गो थ्रू होना पड़ेगा, और कुछ टाइम के लिए हम खुश हो सकते हैं, लेकिन वो जो परफेक्शन ऑफ हैप्पीनेस है उसको फील करना बहुत ही मुश्किल काम है। और वो मुश्किल क्यों है? बिकॉज़ मैन ने अपनी फेथ को, गॉड के एग्जिस्टेंस को बिल्कुल भुला दिया है। वो इतना मटीरियलिस्टिक हो गया है, वो अपने आप को इतना दूसरी चीज़ों में इतना डुबा दिया है कि वो ह्यूमन मिजरी जो है उसकी लाइफ का पार्ट एंड पार्सल बन गई है। इन द नेक्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम, द सी ऑफ फेथ वॉज वंस टू एट द फुल एंड राउंड अर्थ's shore lay like the folds of a bright girdle furled, but now I only hear its melancholy long withdrawing roar, retreating to the breath of the night wind down the vast edges drear and naked shingles of the world. Now, what he is talking about, इस स्टैंजा में द पोइट हमें बताने की कोशिश कर रहा है, हमें रिमाइंड कराने की कोशिश कर रहा है कि वो जो रोरिंग साउंड है सी वेव्स का, जो रिट्रीटिंग वेव्स हैं, वो हमें क्या बता रही हैं कि हमारा जो विश्वास है रिलीजन पे, हमारे मन में जो फेथ था, उस फेथ ने हमें छोड़ दिया है। वी आर रिलीजियस फेथ जो है वो धीरे धीरे हमारे अंदर डिक्रीज़ होता जा रहा है। और जैसे जैसे हम गॉड में हमारा विश्वास कम होता जा रहा है, तो हमारी वो पिटिएबल कंडीशन हो गई है, वो बेचारे वाली स्थिति हो गई है, या हम बहुत ज़्यादा दुख में डूब गए हैं, क्योंकि वो जो चीज़ें कभी हुआ करती थी वॉज वंस टू एट द फुल, वो सी ऑफ फेथ से मतलब यहाँ रिलीजियस फेथ से है ना, वो फेथ जो कभी पूरा ऊपर तक लबालब भरा हुआ था, है ना, उस फेथ ने अर्थ को, इस राउंड अर्थ को चारों तरफ से एक गिडल के फॉर्म में, गिडल होती है बेल्ट, है ना, तो वो फर्ल्ड मतलब इट वॉज रैप्ड, ब्राइट गर्डल ने उसको अपने चारों तरफ से फोल्ड्स के फॉर्म में, जैसे किसी ड्रेस में कुछ फोल्ड्स डले हुए होते हैं, लाइक दैट, उस फोल्ड्स के फॉर्म में, एक बेल्ट के फॉर्म में उसने चारों तरफ से उसको, ह्यूमैनिटी को एम्ब्रेस कर रखा था। बट दैट थिंग इज़ मिसिंग नाउ। बट नाउ आई ओनली हेयर, अब केवल हमें क्या सुनाई दे रहा है? वो मेलेंकली सॉन्ग, वो विड्रॉइंग रोर साउंड्स जो रिट्रीट कर रहा है, और ऑफ द नाइट विंड डाउन द वास्ट एजेस ड्रियर, उस ड्रियर मतलब वो भयानक, वो जो काले, मतलब अंधेरा है, अंधेरे में वो काले काले पत्थर जो हैं, जो हमें बहुत ही डरावने लगते हैं, जो एजेस पर, समुद्र के किनारे पर आपको पड़े हुए दिखते हैं। समुद्र की जब तेज़ लहरें आती हैं तो वो उन पानी से साथ उन पत्थर को अपने साथ अंदर ले जाती हैं, एंड देन वापस वो फ्लिंग आउट कर देती हैं, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। सो एंड दीज व्हाट रिमेन्स व्हेन वी लुक एट द सी, उस रिट्रीटिंग रोर के बाद में आपको केवल वो नेकेड शिंगल्स ऑफ द वर्ल्ड, नेकेड एज बेयर, है ना, तो वो केवल आपको वो पड़े हुए नग्न पत्थर, लूज ग्रेवल्स, पेबल्स जो शोर्स पे पड़े हुए दिखाई देते हैं, तो वो पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वो दिखते हैं। नेकेड वर्ड उसने यहाँ क्यों यूज़ किया? बिकॉज दे आर लुकिंग वेरी चीयरलेस, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन लाने वाले हैं। वो सीन जो है आपको एकदम डिप्रेस कर देती है, बिकॉज यहाँ वो जो फेथ है दैट इज़ मिसिंग। मेन प्रॉब्लम इज़ दैट कि वो फेथ मिसिंग है,
इसलिए ये सारा सीन क्रिएट किया पोइट ने उस बात को समझाने के लिए. सो in the third stanza of the poem, it becomes clear that Arnold, in fact, is speaking about the diminishing faith of his countrymen and women. Both मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए वो बात कर रहा है कि सभी लोगों का जो विश्वास है वो ख़त्म हो चुका है. He describes the sea of faith once covered all of the round earth's shore, held everyone together like a girdle. Now time has passed. है ना, सभी लोगों को आपस में एक गडल के थ्रू, एक बेल्ट के थ्रू, चारों तरफ से सबको टुगेदरनेस वाली जो फील था, जो यूनाइटेडनेस वाली फील थी, वो ख़त्म हो चुकी है. एंड वो समय गुज़र चुका है. अब कॉमन फेथ जो था, कॉमन पीपल के मन में जो क्रिश्चियन फेथ की बात वो कर रहा है, कॉमन क्रिश्चियन फेथ इन गॉड, वो जो है जिसने उनको यूनाइट कर रखा था, वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है. एंड Arnold sees it spread apart by new sciences and conflicted opinions. यहाँ वो डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वाली जैसे थ्योरी आई, और जैसे ही हमने हमारे साइंटिस्ट ने कुछ और थ्योरीज दी, तो हमारा जो बिलीफ था साइंस में वो बढ़ गया, और रिलीजन में, फेथ गॉड में हमारा बिलीफ जो है वो कम हो गया. और ये न्यू साइंसेस और कन्फ्लिक्टेड ओपिनियंस से क्या हुआ कि जो वो फेथ, सी ऑफ फेथ जो था वो बिल्कुल खाली हो गया है. एंड द कंपैरिजन दैट ही हैज़ बीन क्राफ्टिंग बिटवीन द ड्राइंग अवे एंड कमिंग इन ऑफ द सी इज़ नाउ मेड क्लियर एज द पोएट सेज देयर इज़ नो लॉन्गर एनी रिटर्न. आप पोएम्स की जो लास्ट लाइन है वो कहता है कि समुद्र का पानी जब एक बार रिट्रीट कर जाता है, और वो जो बेयर स्टोन्स हैं, जो सी शोर पे पड़े हुए जो पेबल्स हैं, बड़े बड़े पत्थर जो कि काले दिखाई दे रहे हैं बिकॉज ऑफ द डार्क नाइट, है ना, तो वो जो उन पत्थरों को देख के आप एकदम डर जाते हो, आपके अंदर एक डिप्रेशन वाला फील आ जाता है. और वाई? बिकॉज सी इज़ नाउ रिसीडिंग मतलब गोइंग बैक, रिसीड मतलब पीछे हटना. एंड मेलनकली एंड लॉन्ग. अब हमें लग रहा है कि ह्यूमैनिटी और मिजरी और मेलनकली और सैडनेस जो है वो उसने हमें चारों तरफ से रैप कर लिया है, चारों तरफ से लपेट लिया है, और इससे हम बाहर नहीं निकल सकते. तो ये यहाँ तो पैसिमिज्म की बात हो रही है. बट इट इज़ रिट्रीटिंग फ्रॉम इंग्लैंड एंड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द लैंड्स ऑफ द अर्थ एंड लीविंग द पीपल एक्सपोज्ड लाइक द बेयर शिंगल्स, बेयर पेबल्स who are there on the sea side. तो उसी तरह से जिस तरह से वो आपको पेबल्स पड़े हुए सी शोर पे दिखाई दे रहे हैं, पानी चला गया है और पेबल्स को वहीं छोड़ गया है. वो गोल गोल पत्थर जो पानी में निरंतर जाने के बाद एकदम गोल गोल सुंदर पत्थर दिखते हैं आपको सी साइड पे. तो वो जो सी साइड पे पड़े हुए जो स्टोन्स हैं वो क्या शो कर रहे हैं कि नाउ हम किसी तरह का कोई दिखावा नहीं कर सकते. वी आर एक्सपोज्ड, है ना, हमारी सच्चाई सामने आ गई है. ये पता चल गया है दुनिया को कि हम जो है वी आर लैकिंग इन आर रिलीजियस फेथ. लव, लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम्स, सो वेरियस, सो ब्यूटिफुल, सो न्यू. नाउ व्हाट ही wants his beloved to be faithful to him, to be true to him. अब हमें एक दूसरे के प्रति फेथ दिखाना है. वी शुड रिलाई ऑन ईच अदर, वी शुड बी फेथफुल टू ईच अदर. क्योंकि जो संसार हमें दिखाई दे रहा है, जो हमारे सामने संसार है, वो कैसा है? लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम्स, सो वेरियस, सो ब्यूटिफुल, सो न्यू. और ये ड्रीम्स कैसे हैं? बहुत तरह तरह के ड्रीम्स हैं, बहुत सुंदर, स्वीट, ब्यूटिफुल, और कई तरह के नए ड्रीम्स हमें आ रहे हैं. तो हमारे सामने बहुत सारा कुछ है जो बहुत ही सुंदर है. हैथ रियली नाइदर जॉय नॉर लव नॉर लाइट नॉर सर्टिट्यूड नॉर पीस नॉर हेल्प फॉर पेन. बट साथ ही साथ पोइट ये बिलीव कर रहा है कि ऑल्दो हमें ऐसा कुछ लग रहा है कि संसार ने हमारे सामने बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें हमारे सामने रख दी हैं, बट एग्जैक्टली जो ट्रू पिक्चर है, सीन जो है, वो ये है कि ये सब कुछ एक डिल्यूजन है.
साइकोलॉजिकली हमें ऐसा लग रहा है कि वी हैव so many various beautiful joyful things in our life, but the thing is these things are not going to give us neither joy, ना तो खुशी है, ना लव है, ना लाइट है, ना सर्टिट्यूड, कन्विक्शन, विश्वास भी नहीं है, पीस भी नहीं है, शांति नहीं है, नॉर हेल्प फॉर पेन. और जब हम पेन में हैं तो कोई हेल्प नहीं आ रही है, कोई हमारी मदद करने के लिए नहीं आ रहा है. एंड वी आर हेयर एज ऑन अ डार्कलिंग प्लेन, swept with confused alarms of struggle and fight, where ignorant armies clash by night. Now, he is comparing humanity with dark battlefield. कंपैरिजन किससे कर रहा है वो? मानवता का एक डार्कलिंग प्लेन. डार्कलिंग प्लेन का मतलब है डार्क बैटलफील्ड. अंधेरा है, अंधकार है, एक दूसरे का चेहरा नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन आर्मीज़ जो हैं वो आपस में क्लैश कर रही हैं. दे आर फाइटिंग. कौन किसके अगेंस्ट फाइट कर रहा है, कौन किसको क्यों मार रहा है, दे आर इग्नोरेंट अबाउट दैट. उनको कुछ नहीं पता है, वो कन्फ्यूज्ड हैं, वो स्वेप्ट हैं, एंड दे आर इन कॉन्स्टेंट स्ट्रगल. क्योंकि अलार्मिंग साउंड्स उनको सुनाई दे रहे हैं तो उनको लग रहा है कि शायद इनको मार के हम बच जाएंगे, लाइक दैट. तो देयर माइंड इज, उनके माइंड जो है दे आर कन्फ्यूज्ड अलार्म्स ऑफ स्ट्रगल एंड फ्लाइट, है ना. एक दूसरे को मारना है और वहाँ से भाग जाना है, लाइक दैट. तो ये इग्नोरेंट आर्मीज़ हैं. दे क्लैश बाय नाइट, जो रात में आपस में फाइट कर रहे हैं, और लेकिन उनको नहीं पता कौन उनका फ्रेंड्स हैं, कौन उनके फोज हैं, वो किससे लड़ रहे हैं और किस लिए लड़ रहे हैं. तो टोटली फियर और कन्फ्यूजन ने उनको ओवरपावर कर लिया है. दे आर इग्नोरेंट. सो इसी तरह से जो ह्यूमैनिटी में ह्यूमन बीइंग्स हैं वो भी अटर कन्फ्यूजन में है. उसको इस वर्ल्ड से फियर, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो कन्फ्यूजन, जो अटर कन्फ्यूजन, जो फियर, जो हेल्पलेसनेस, ह्यूमन मिजरी, अटर हेल्पलेसनेस जो शो हो रही है, उसको यहाँ वो रिफ्लेक्ट कर रहा है पोइट. एंड ही सेज दैट बीइंग true to each other, by remaining true to each other, that only can save us in this world of this land of dreams. So इस वर्ल्ड में जहाँ ना तो सर्टिट्यूड है, ना पीस है, ना लव है, ना जॉय है ना, ना कोई हेल्प हम कर सकते हैं. अगर दूसरे लोग जो पेन में हैं या मिजरी में हैं उनकी हम हेल्प भी नहीं कर सकते. तो what appears to him, the poem concludes with a pessimistic outlook on the state of the planet Earth. की बात वो कर रहा है कि यहाँ चारों तरफ जो है कन्फ्यूजन है, अटर कन्फ्यूजन है, डिप्रेशन है, एंड पीपल आर इन अ सफरिंग कंडीशन. दे आर सफरिंग. एंड इसीलिए उसने ये डार्कलिंग प्लेन वर्ड यूज़ किया है. कन्फ्यूजन है, पीपल आर फाइटिंग ईच अदर एंड दे आर इन अ फ्लाइट. सो दे डोंट अंडरस्टैंड वाई दे आर सफरिंग, वाई दे आर फाइटिंग. And the reason behind is that we are going away from our faith. Faith is slipping away. Religious faith जो है वो हमारे हाथों से फिसलता जा रहा है. That's इसीलिए the only remedy for this is, the only thing that जो वो recommend कर रहा है आर्नल्ड इस पोएम की लास्ट स्टांजा में, is that if you want to cure this world from its evils, from its ills, the only remedy is love. The only remedy is being true to each other. And he wants to lean on his beloved. He wants his love. Let us be true to one another. He asks her to come and unite with him. Then man can only kindle light in this dark through love alone. So with this we end this poem. Thank you for joining today's class.